हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं विनीत पांडे आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स की जो लास्ट यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे, इसको सीखेंगे कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, और आगे भी चल के हम बहुत बेसिक लेवल पे बहुत कायदे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बस कॉपी पेन लेके बैठिए और ध्यान से उसको समझ लीजिए सब। ऊर्जा बैंड क्या होता है? आपको पता है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, जैसे ये पहली कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो इसकी कक्षा पर निर्भर करता है या इसके कोष पर निर्भर करता है कि ये कौन से कोष में है। पहली कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कुछ और होगी, दूसरी में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा कुछ और होगी, और जो तीसरे में है इसकी ऊर्जा कुछ और होगी। तो अगर हम विलग परमाणु की बात करते हैं, विलग परमाणु का मतलब ऐसा परमाणु जिसका आसपास किसी दूसरे परमाणु से कोई संबंध ना हो, वो उससे पूरी तरह से विलग हो। तो विलग परमाणु की जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करेंगे तो वो नियत होती हैं। जैसे समझिए इसको, मान लीजिए आपके पास एक परमाणु यहाँ है और दूसरा परमाणु यहाँ है। ठीक है, इन दोनों परमाणुओं के जो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों परमाणुओं के तीसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? समान होगी। ठीक है, उपकोषों पर भी कुछ ऊर्जाएं निर्भर करती हैं। ऊर्जा का जो मान होता है वो उपकोषों पर भी निर्भर करता है, लेकिन मेनली यहाँ पर हम देख रहे हैं कोषों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीसरी कक्षा का जो ये विलग परमाणु है इसके पास जो ऊर्जा है, इसी तरह से कोई और एक परमाणु होगा इसी पदार्थ का, उसकी जो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी ऊर्जाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो जब हम विलग परमाणु के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये एनर्जी, आपको इधर आप ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो n बराबर 1 के लिए ये ऊर्जा है, n बराबर 2 के लिए ये ऊर्जा है, n बराबर 3 के लिए ये ऊर्जा है। तो आप देखते हैं जब कोई विलग परमाणु, ये जो हमने डायग्राम बनाया है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये विलग परमाणु के लिए है। किसके लिए? विलग परमाणु। कोई ठोस, किसी ठोस पदार्थ का विलग परमाणु है जिसके लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए। क्या होता है जब कोई ठोस क्रिस्टलीय रूप में कोई संरचना बनाता है, एक ठोस किसी पदार्थ में जब हम देखते हैं तो परमाणुओं की अनंत संख्या है, असंख्य संख्याएं होती हैं उसमें। तो जब ये परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा, ये परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा तो ये दोनों किसी बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। जब ये बंध बनाकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इसमें जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, आंतरिक कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी ऊर्जाओं पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं या जिनको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनकी ऊर्जा पे बहुत फर्क पड़ता है और इनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसी की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है और किसी की ऊर्जा थोड़ी सी घट जाती है। तो अगर हम ठोस में किसी पदार्थों के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पढ़ेगा भी तो इतना कम होगा कि उसको हमें यहाँ ध्यान इतना देने की ज़रूरत नहीं है। जो n इज इक्वल टू 3 पर है, n इज इक्वल टू 3, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब आप समझिए ये एक ठोस की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक परमाणु नहीं होगा, वहाँ पर परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है।
सभी परमाणु एक अपने आसपास के परमाणुओं से किसी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इनकी ऊर्जा में अंतर होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। किसी परमाणु की ऊर्जा जो उसका पहले मान था उससे कुछ कम हो जाएगी, ठीक, और किसी परमाणु की ऊर्जा उससे अधिक हो जाएगी। फिर किसी परमाणु की ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई, किसी की ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हुई, किसी की थोड़ी सी कम हुई, ऐसे, और कुछ इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा हुई। आप देख रहे हैं, यहां मैं एक एक परमाणु के लिए एक लाइन खींच रहा हूं। यहां परमाणुओं की संख्या आपको पता है, जब एक मोल परमाणुओं की संख्या में 6.02 × 10⁻23, अगर कोई पदार्थ जिसमें एक मोल है तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23, इतनी ज़्यादा संख्या। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो और ज़्यादा होगी, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने अधिक इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो इतना उसमें वेरिएशन होता है कि बीच में कोई भी जगह खाली नहीं बचती, ठीक है। एक रेंज होती है कि इससे नीचे नहीं होती या इससे ऊपर नहीं होती, लेकिन उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी जगह बचने वाली नहीं है। मैं यहाँ मार्कर से इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको जगह देखने को मिल रही है कि कुछ जगह खाली, लेकिन वास्तव में यहाँ पर हर एक जगह पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रदर्शित होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा का एक निश्चित मान नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था ऊर्जा का एक निश्चित मान आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक रेंज मिल रही है, एक परास मिल रही है, ये आपको एक बैंड के जैसा देखने को मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। क्या कहते हैं इसको हम? ऊर्जा बैंड, ठीक है। अब ऊर्जा बैंड की जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समझिएगा इसको। अब हम आंतरिक कक्षाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं मुख्यतः संयोजी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में। और उसके बाद आपको पता है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ले तो वो अपने परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है और उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बैंड बना रहे हैं। कौन सा? ये जो बैंड है ये प्रदर्शित कर रहा है उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं को जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से इस बैंड का नाम हमने रखा है संयोजी बैंड, ठीक है। इसी तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन, उन चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इनसे ज़्यादा होती है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे ऊर्जा उसकी ज़्यादा होगी, और उनकी जो ऊर्जा होगी उसका भी एक निश्चित मान नहीं होगा। वहाँ पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, पूरे पदार्थ में घूम रहे होते हैं, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सबकी ऊर्जा बराबर नहीं होती। उसमें भी ऐसा एक रेंज होता है, किसी की ऊर्जा थोड़ी सी कम है ना, और किसी की ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ पर अब वो आप बात समझ गए हैं, तो ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए आपको इस तरह से बनाया था मैंने। वहाँ पे जो ऊर्जा बैंड मैंने बताया वो इसलिए कि आप समझ पाएँ वास्तव में ऊर्जा बैंड होता क्या है। यहाँ आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा है? चालन बैंड है। चालन बैंड कैसे निर्मित हो रहा है? चालन बैंड उन ऊर्जाओं की परास को प्रदर्शित करता है जो चालक इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों बैंड समझ में आ गए होंगे। संयोजी बैंड ये क्या है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको दिखाया जा रहा है। ये हुआ संयोजी बैंड। संयोजी बैंड उन ऊर्जाओं को प्रदर्शित कर रहा है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, और ये उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है जो चालक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनके बीच में आप देख रहे हैं एक अंतर है ना। इसको कहते हैं निषिद्ध बैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
या इनको कहते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल। निषिद्ध ऊर्जा बैंड या ऊर्जा अंतराल भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो भी इलेक्ट्रॉन है या तो यहां है या तो यहां है। ये इलेक्ट्रॉन की जगह को नहीं बता रहा, ध्यान से समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है का कहने का मतलब क्या है कि यहां पर एक लाइन अगर हम खींचें, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु उसको उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं को प्रदर्शित करेगा जिनका ये मान है। कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यहाँ होगी, कुछ की इससे कम, कुछ की इससे कम, लेकिन जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनके ऊर्जा का जो रेंज होगी वो यही होगी। जो भी चालक इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ऊर्जा की रेंज है वो इतनी है। तो ये हुआ संयोजी बैंड और ये हुआ चालन बैंड, और ये क्या हो गया? ऊर्जा अंतराल। तो मुझे लगता है आप ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें परिभाषित करना है चालक, अचालक और अर्धचालकों को। किसके आधार पर हम परिभाषित करेंगे? चालक यानी कंडक्टर, चालक या कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? आपने छोटी क्लास से पढ़ रखा है, वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे चालक पदार्थ होते हैं। फिर उसके बाद आपने परमाणु संरचना वगैरह पढ़ लिया, तो आप ये बात जानते हैं कि चालक वे पदार्थ हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, वो चालक पदार्थ होते हैं। अगर हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को परिभाषित करें तो क्या होगा, समझिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को परिभाषित करने का मतलब है कि इनमें ऊर्जा बैंड में क्या देखने को हमें मिलेगा। आप समझिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, ये अंतर जितना ज़्यादा है, ऊर्जा अंतराल Eg, ऊर्जा अंतराल का जितना मान ज़्यादा होगा, संयोजी बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका चालन बैंड में पहुंचना कठिन हो जाएगा। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, और ये जितना कम है या जितना पास है उतना ही आसान होगा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड में पहुँचना। ठीक है, तो चालक जो होते हैं उनमें ये अंतराल या तो बहुत कम नगण्य होता है और या तो उनमें अतिव्यापन होता है। यहाँ पे देखिए, समझ आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये बैंड प्रदर्शित कर रहा है संयोजी बैंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? संयोजी बैंड। ठीक है, अगर चालन बैंड यहां से लेकर और यहां तक प्रदर्शित हो, देख पा रहे हैं आप, कहां से? इस जगह से इस जगह तक, ये कौन सा बैंड हुआ? चालन बैंड। ठीक है, ये हुआ चालन बैंड यहां से यहां तक, और ये हुआ संयोजी बैंड। आप देख रहे हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड का एक दूसरे में अतिव्यापन हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर आ गया। यानी यहाँ ये आपको अतिव्यापन देखने को मिल रहा है, मतलब कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसान है कि वो किस में पहुंच जाए? चालन बैंड में। यानी संयोजी बैंड का संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चालक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। किसमें? चालकों में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर जो चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो या तो 0 है और या तो उसमें अतिव्यापन हो गया है। मतलब यहाँ पर उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन कभी तो वो संयोजी बैंड होता है, लेकिन आसानी से वो कैसा बन जाता है? कभी संयोजी बैंड में होता है और कभी चालन बैंड में होता है। कभी संयोजी इलेक्ट्रॉन है और कभी चालक इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अतिव्यापन होने की वजह से या ऊर्जा अंतराल का मान नगण्य होने की वजह से ये कैसे पदार्थ होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। इतना आसान है संयोजी इलेक्ट्रॉन का चालक इलेक्ट्रॉन बनना कि बहुत अधिक संख्या में हमको यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। चालक इलेक्ट्रॉन मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब बहुत सारी संख्या में यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है और उसको हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अचालक की।
अचालक। आप इसी में देख लीजिए, ठीक है। यह है ऊर्जा अंतराल। यहां अगर ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो यहाँ से संयोजी बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में पहुँचना। अब बात समझिए, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो अंतर आप समझ लीजिए क्या है। मैं कह रहा हूँ संयोजी बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में पहुँचना, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन से चालक इलेक्ट्रॉन बनेगा या संयोजी इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो निर्भर करेगा कि उसको इतनी ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर वो Eg जितना ऊर्जा अंतराल है उसके बराबर ऊर्जा प्राप्त कर ले तो वो संयोजी बैंड से किस में पहुंच जाएगा? चालन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो सबसे लो एनर्जी है चालन बैंड में, इसको हम लिखते हैं Ec से, और इसमें जो सबसे हाई एनर्जी है उसको हम लिखते हैं Ev। V यहाँ पर वैलेंस बैंड को डिनोट कर रहा है और C यहाँ पर कंडक्शन बैंड को, ठीक है। Ec यहाँ सबसे जो लो लेवल है वो Ec, जो सबसे हाई लेवल है वो Ev। तो एक तरह से आप देख रहे हैं Ec और Ev का जो डिफरेंस है वही किसके बराबर होता है? Eg के बराबर, ठीक है। तो अचालक पदार्थ वे हैं कि जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज़्यादा ऊर्जा अंतराल हो जाता है तो कोई भी पदार्थ जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा Eg का मान हो जाता है तो कोई भी पदार्थ संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए अचालक में, अचालक या जिसको हम इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अर्धचालकों की। अर्धचालक या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है? अर्धचालक, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ इसका व्यवहार कैसा है? चालक की तरह है, लेकिन पूरी तरह से चालक नहीं। अगर पूरी तरह से चालक होता तो चालक कहते हैं, अर्धचालक कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो चालकता होती है वो चालकों से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अचालकों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक। अर्धचालक, इसमें जब हम संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल देखते हैं तो इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये है E। तो अर्धचालक कैसे पदार्थ हैं? वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अचालक में होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना कि चालक में होता है। तो जब तापमान थोड़ा सा बढ़ता है तो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और इसमें बहुत थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में जो अंतर है वो आप समझ पाए होंगे। बच्चों, अब हमें जो मुख्यतः पढ़ना है वो पढ़ना है अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में?
अर्धचालक, क्योंकि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये जो पूरा चैप्टर है वो है ही अर्धचालक के बारे में। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है अर्धचालक मुख्यतः। अब अर्धचालक जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। अर्धचालक जो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन इसका समझा देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम एक एक को सबको समझ लेंगे। अर्धचालक जो है उनको हम दो रूप में परिभाषित करते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, एक है निज अर्धचालक, और एक होता है बाह्य अर्धचालक। ये है निज अर्धचालक और ये है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तो पहले हम परिभाषित कर लेते हैं निज अर्धचालक क्या है और बाह्य अर्धचालक क्या है। निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें हमने कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई है, यानी ये पूरी तरह से शुद्ध रूप के अर्धचालक होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो बहुत अच्छे अर्धचालक हैं, और इनमें भी जो सिलिकॉन है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो सिलिकॉन जब शुद्ध रूप में होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों जब ये शुद्ध रूप में होते हैं, उनमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है, तो उसको हम कहते हैं निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो निज अर्धचालक समझना बहुत ही आसान है। शुद्ध रूप में जो अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, उसको हम कहते हैं निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? निज अर्धचालक यानी शुद्ध रूप के जो अर्धचालक हैं, अगर उसमें हम कोई अशुद्धि मिला दें तो उसको हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक। अब अशुद्धि मिलाते क्यों हैं? अशुद्धि मिलाने का कारण ये है कि निज अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो अचालक से तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी पर्याप्त नहीं है कि उससे हम कोई डिवाइस बना सकें। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए इस अर्धचालक की चालकता को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक हमको मिलता है उसको हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक। अभी हम इसको समझेंगे कि अशुद्धि मिलाने से कैसे उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो बाह्य अर्धचालक भी दो तरह के, एन टाइप और पी टाइप। ये डिपेंड करते हैं हमने कैसी अशुद्धि मिलाई है, उसके अकॉर्डिंग एन टाइप का अर्धचालक बनता है और पी टाइप का अर्धचालक बनता है। तो पहले समझ लेते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक में हम देखेंगे सिलिकॉन कैसे निज अर्धचालक होता है और उसमें कैसी उसकी संरचना होती है। थोड़ा सा बेसिक इसको हम समझेंगे, ठीक है। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिलिकॉन में जो संरचना होती है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस सिलिकॉन के बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में हम केवल संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास, और इन 4 इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये अपने आसपास के 4 परमाणुओं से जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा। कैसे बंध के द्वारा?
सहसंयोजी, तो ये निजर्द चालक है। ठीक है, एक सिलिकॉन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से अपने आसपास के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसमें देखा था कि ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो अगर इस क्रिस्टल का तापमान थोड़ा सा बढ़े ना, पहले बात कर लेते हैं 0 केल्विन पर, जो परम शून्य ताप जिसको कहते हैं, परम शून्य ताप। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझे रहिएगा कि परम शून्य ताप पर, या जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित नहीं कर पाएगा कि वो संयोजी बैंड को छोड़कर चालन बैंड में पहुंच जाए। संयोजी बैंड होता है, चालन बैंड होता है। संयोजी बैंड में छोड़कर अगर वो चालन बैंड में पहुंचेगा तभी उसको हम क्या कहेंगे, चालक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो ऊर्जा प्राप्त करके मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाए। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध में जुड़े हुए होंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा उपलब्ध नहीं होगा जो चालक इलेक्ट्रॉन कहलाए या चालकता के लिए उत्तरदायी हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उपलब्ध हो। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है, अर्धचालक का क्रिस्टल या सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, इसको ये कैसा व्यवहार करता है, ये व्यवहार करता है अचालक की भांति। तो ये बात समझ के रखिएगा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए और धारा प्रवाहित करने में पार्टिसिपेट करे, भाग ले। तो इस वजह से ये कैसा होगा, अचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, अब समझिए, मान लीजिए हम उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आए, इस क्रिस्टल को हम रूम टेम्परेचर पर लेकर आए। रूम टेम्परेचर पर लाने से क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो इस परमाणु को छोड़कर पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं खाली जगह छूट गई है। ठीक है, ये खाली जगह छूट गई है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेंगे? चालकता के लिए, है ना। तो अगर हम इसमें बैटरी लगाएं इस क्रिस्टल में और देखें क्या थोड़ी सी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से थोड़ी सी धारा हमको देखने को मिलेगी। अब बात समझ लेते हैं ये खाली स्थान क्या है। इस खाली स्थान का स्पेशल नाम है, इसका नाम है कोटर या होल। क्या नाम है? कोटर या होल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई बैटरी इसमें लगा दी और बैटरी लगाने से इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लेते हैं कि इधर ऋण टर्मिनल जोड़ा हुआ है आपने, जैसे किसी, आप समझ पा रहे हैं, ये मान लीजिए क्रिस्टल है ना, सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें हमने जोड़ दिया बैटरी, है ना। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें हमने जोड़ दिया बैटरी। वही हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ठीक, अब देखिए होगा क्या, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा? धन टर्मिनल की तरफ। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इधर गति करेगा, इसकी वजह से जो धारा प्रवाहित होगी वो तो होगी। अब आप समझिए, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ऊपर ये जो बैटरी का निगेटिव चार्ज, बैटरी की वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, बैटरी की वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर भी कुछ ना कुछ बल लगाएगा। ये अलग बात है कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने बंध के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बंध को छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब इनके ऊपर बल लगेगा तो आप समझिए, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है थोड़ा सा इस दिशा में, धन टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है और यहाँ पर एक खाली जगह है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है,
इसको क्या अपनी ऊर्जा में परिवर्तन करना है यहाँ पहुँचने के लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ भी वो संयोजी है, अगर यहाँ पहुँच जाएगा तब भी वो क्या रहेगा? संयोजी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे ऊर्जा में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके ऊपर एक बल लग रहा है इधर जाने के लिए, है ना, वो आसानी से यहाँ पहुँच सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ तो कोटर बचा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ तो कोटर नहीं बचा, कोटर यहाँ आ गया। ठीक, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ सकता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन कोटर यहाँ से यहाँ आ गया। बात समझ पा रहे हैं? यानी जैसे यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस बैटरी लगाने की वजह से, वैसे ही कोटर भी गति कर रहा है। और कोटर किधर गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ, और कोटर जा रहा है धन से ऋण की तरफ। तो वास्तव में ये खाली जगह है। कोटर क्या है? खाली जगह है, वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी ये ऋण आवेश इधर जा रहा है, या ये हम कह सकते हैं कि धन आवेश इधर से इधर जा रहा है। तो ये जो कोटर है इसको धन आवेश की तरह हम मानते हैं। है ये खाली जगह, लेकिन इसको माना जाता है धन आवेश से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चालकता में भाग लेते हैं, वैसे ये कोटर भी चालकता में भाग लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि चालक पदार्थों में कोटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धारा का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी चालकता में भाग लेते हैं, और जो धारा प्रवाहित होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ कोटर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पहला दिन है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने आज कुछ सीखा, और कल की क्लास में हम आएंगे तो बाह्य अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप अर्धचालक, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।